हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर क्लास 7th की ओल्ड एनसीईआरटी वर्ड ज्योग्राफी चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 4 है। यहाँ पर हम लोग स्थानीय मौसम और आकाश अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। तो बात करते हैं मौसम और जलवायु की। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे दैनिक जीवन की जो गतिविधियां होती हैं उनको सबसे ज़्यादा मौसम प्रभावित करता है। हमारे पहनने ओढ़ने के जो कपड़े हैं, हमारे जो कार्यकलाप हैं, इन सब पर मौसम का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आप देखते हैं कि आप मॉर्निंग में उठते हैं, मॉर्निंग में उठने पर आप देखते हैं कि धूप निकली होती है, लेकिन दोपहर तक आते आते कभी कभी बारिश होने लगती है, शाम तक आते आते आंधी या तूफान आ जाता है, रात के समय मौसम फिर से ठंडा और सुहावना हो जाता है। तो मौसम जो है निरंतर बदलता रहता है। यह परिवर्तन जो है कभी हर घंटे होता है और कभी ये दिन प्रतिदिन होता है। किसी स्थान के एक निश्चित समय की वायुमंडलीय दशा को मौसम कहते हैं, यानी किसी स्थान के एक निश्चित समय की जो वायुमंडलीय दशा है इसको मौसम कहा जाता है। वहीं इसके विपरीत जलवायु जो है एक बड़े क्षेत्र या प्रदेश की मौसम से संबंधित सभी सांख्यिकी का कुल योग होता है। देखिए, जलवायु और मौसम में अंतर क्या है कि मौसम में तो दिन प्रतिदिन की हर घंटे की जो वायुमंडलीय दशा की गतिविधियां हैं वो यहाँ पर नोट डाउन की जाती हैं, वो यहाँ पर एनालिसिस की जाती हैं। जलवायु में क्या करते हैं, जलवायु में हम एक क्षेत्र विशेष का पूरा मौसमों का डेटा निकालते हैं। 20 से 30 साल का हमने मौसमों का पूरा डेटा एनालिसिस किया और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला कि ये क्षेत्र शुष्क है, नम है या अधिक वर्षा वाला है, कैसा क्षेत्र है। जैसे राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में जहाँ पर थार डेजर्ट पड़ता है, तो वहाँ पर क्या किया होगा, वहाँ पर जो मौसम वैज्ञानिक हैं, मौसम वैज्ञानिकों ने वहाँ के 20-30 साल का जो वहाँ का मौसम रहता है उसका पूरा डेटा एनालिसिस किया होगा। उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला होगा कि यहाँ की जो जलवायु है ये शुष्क है। मौसम और जलवायु के मूल तत्व एक समान है। तापमान, आर्द्रता, वर्षण, बादलों का आवरण, धूप, वायुदाब और पवनें, ये मौसम और जलवायु के सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। यानी मौसम और जलवायु के मूल तत्व जो हैं एक समान हैं। अब देखिए, वो केंद्र जहां पर मौसम से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, तो मौसम केंद्र वे स्थान है जहां मौसम के आंकड़े निरंतर आलेखित किए जाते हैं। यहाँ पर मौसम वैज्ञानिक क्या है, मौसम से संबंधित जो भी आंकड़े होते हैं उनको आलेखित करते हैं, उनको लिखते जाते हैं। जलयानों, गुब्बारों और उपग्रहों द्वारा भी मौसम संबंधी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। आपने देखा होगा जलयान है, गुब्बारे हैं, उपग्रह, इसरो जो है मौसम से संबंधित कई सारे उपग्रह लॉन्च करता है। डीआरडीओ ने भी आईएमडी में रिसर्च वगैरह करने के लिए, मौसम का अध्ययन करने के लिए कुछ उपकरण बनाए हैं। तो इन्हीं सूचनाओं के आधार पर मौसम का अध्ययन करने वाले जो विज्ञान है, विज्ञान को मौसम विज्ञान कहते हैं। और जो वैज्ञानिक इसका अध्ययन करते हैं उन्हें मौसम विज्ञानी कहा जाता है। अब आ जाता है आपका तापमान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वायु के तापमान को मापने वाला जो यंत्र है ये तापमापी कहलाता है। तापमापी यंत्र में जिस द्रव का उपयोग किया जाता है वह पारा या फिर एल्कोहल होता है, यानी इसमें पारा या एल्कोहल भरा जाता है। गर्म होने पर क्या होता है कि यानी तापमान के अधिक होने पर जो कांच की नली होती है, इसमें ये वाली जो नली है, इसमें द्रव जो है ये ऊपर चढ़ता है और जब तापमान कम होता है तो ये द्रव क्या है, नीचे की ओर उतरने लगता है। तापमान को सेल्सियस या फ़ारेनहाइट अंशों में प्रकट किया जाता है। तापमान को यानी सेल्सियस पैमाने में या फिर फ़ारेनहाइट पैमाना जो है इसमें इसको प्रकट किया जाता है। देखिए, ये जो तापमान के मापक हैं, दो प्रकार हैं, मापकों के दो प्रकार हैं और इनके नाम जो है इनके आविष्कारकों के नाम पे पड़े हैं। हम अपने देश में जो है सेल्सियस नामक मापक का उपयोग करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए, सेल्सियस वाला जो मापक है इसकी रेंज 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है। वहीं फ़ारेनहाइट वाले की 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसकी रेंज होती है। दोनों जो पैमाने यानी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने जो हैं -40 डिग्री पर बराबर होते हैं। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है साइंस में, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ये मनुष्य के शरीर के टेम्परेचर की बात करें तो एक स्वस्थ शरीर के मनुष्य का सामान्य तापमान जो है लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। एक विशेष तापमापी सिकस को अधिकतम और न्यूनतम तापमापी कहते हैं, यानी किसी दिन का अधिकतम और न्यूनतम जो तापमान है उसका जो अध्ययन करने के लिए तापमापी प्रयुक्त करते हैं उसको सिकस तापमापी कहा जाता है। मौसम केंद्रों या मौसम विज्ञान वेधशालाओं में तापलेखी नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है जिस पर ताप का लेखन होता है। किसी स्थान के एक दिन में आलेखित अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर के द्वारा दैनिक तापांतर या ताप परिसर का पता चलता है। यानी किसी स्थान का एक दिन में जो हमने डेटा रिकॉर्ड किया है मौसम से संबंधित, कितना जो टेम्परेचर रहा है उसका, कितना अधिक टेम्परेचर था या कितना कम टेम्परेचर था, तो उसके आधार पर हम दैनिक तापांतर निकाल पाते हैं कि आज फलाने तारीख को यानी 25 तारीख को टेम्परेचर ज़्यादा था, 26 को कम है, 27 को और कम हो गया। तो एक हम यहाँ पर तापांतर हम कर पाते हैं, ताप का अंतर निकाल पाते हैं। किसी स्थान के एक दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान के योगफल को
2 से विभाजित करके उस दिन के औसत या माध्य तापमान का पता चलता है। यानी यहां पर औसत या माध्य तापमान निकालने की विधि भी बताई गई है। अब यहां पर आ जाता है आपका वायुमंडलीय दाब। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आपका वायुमंडल है, वायुमंडल धरातल पर जो बल लगाता है उसको वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब को वायुदाब मापी के द्वारा मापा जाता है। साधारण वायुदाब मापी यंत्रों में वायुदाब को मापने के लिए पारे का उपयोग किया जाता है। जैसा कि इमेज में देख पा रहे हैं, ये आपका साधारण वायुदाब मापी यंत्र है। हालांकि ये काफ़ी जटिल होता है और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में दिक्कत होती है। तो इसके स्थान पर एक नवीन यंत्र बनाया गया है जिसको हम आसानी से कहीं भी कैरी कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि इसका उपयोग करना आसान नहीं है, इसीलिए निर्द्रव वायुदाब मापी यंत्रों का अधिक प्रचलन है, क्योंकि इनके उपयोग में सुविधा रहती है, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं। अब है पवन की दिशा और गति। तो वायु की क्षैतिज गति को पवन कहते हैं। यानी वायु इस तरह से क्षैतिज रूप से बह रही है तो उसको पवन कहते हैं। पवन सदैव उच्च वायुदाब क्षेत्रों से निम्न वायुदाब क्षेत्रों की ओर चलती है। हमने इसका रीजन कल पढ़ा था कि पवन जो है उच्च वायुदाब क्षेत्रों से निम्न वायुदाब क्षेत्रों की ओर बहती है। पवनों का नाम उनके आने की दिशा पर रखा जाता है। यानी पवन जिस दिशा से आ रही है उसी दिशा से उसका नाम रखा जाता है। यदि पवन पश्चिम दिशा से चल रही है तो उसे पश्चिमी या पछुआ पवन कहा जाएगा। जिस यंत्र से पवन की दिशा ज्ञात की जाती है उसे वात दिक्दर्शी या वात दिक् सूचक कहते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इस तरह का यंत्र होता है, इसको वात दिक्दर्शी या फिर इसको वात दिक् सूचक कहा जाता है। वात दिक्दर्शी के तीर की नोक सदैव उस दिशा की ओर रहती है जिस दिशा से पवन आती है। यानी इस तीर की नोक हमेशा उस दिशा की ओर होती है जिस दिशा से पवन इस तरह से आ रही होती है। तो ये तीर उसी साइड में होता है, उसी डायरेक्शन में होता है। पवन वेग मापी के द्वारा पवन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में मापी जाती है। यानी पवन की जो गति है हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में ये मापी जाती है। अब आर्द्रता की बात करते हैं। देखिए, ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आर्द्रता जो है 2 प्रकार से व्यक्त की जाती है, उनके बारे में बताया गया है। निरपेक्ष आर्द्रता का अर्थ है वायु के एक दिए गए आयतन में जलवाष्प का कुल भार, और इसे प्राय जो है ग्राम प्रति घन मीटर वायु में व्यक्त किया जाता है। इसके अलावा आ जाती है सापेक्षिक आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता जो है प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। यह वायु के एक निश्चित तापमान पर आर्द्रता धारण करने की कुल क्षमता और उसमें विद्यमान आर्द्रता के बीच के अनुपात को ये रिप्रेजेंट करती है, यानी बताती है। किसी स्थान की आर्द्रता जो है आर्द्र और शुष्क बल्ब तापमापी नापक यंत्र जो होता है इसके द्वारा मापी जा सकती है, और इस यंत्र को आर्द्रता मापी भी कहा जाता है। अब यहाँ पे वर्षण की बात की गई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्षण जो है इसके अनेक रूप हैं, जैसे वर्षा, हिमपात, ओले, इसके तमाम रूप हैं। तो वर्षा सहित वर्षण के अन्य रूपों को धातु से बने यंत्र वर्षा मापी द्वारा मापा जा सकता है। आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पे वर्षा मापी दिखाया गया है। कुछ इस तरह से ये आउटसाइड में लगाया जाता है यंत्र। वर्षा जो है हमेशा मिलीमीटर पैमाने में मापी जाती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लीजिए 10 मिलीमीटर वर्षा होती है, तो इसका अर्थ क्या होगा? 10 मिलीमीटर वर्षा का अर्थ होता है कि यदि समतल क्षेत्र पर वर्षा के जल को अगर रोका जाए तो जल की गहराई 10 मिलीमीटर होगी। इसका अर्थ ये होगा। किसी स्थान के कुल वर्षण को मापने के लिए वर्षा के अलावा हिमपात और ओलों को पिघलाकर उसकी मात्रा को भी जोड़ा जाता है। तो ऐसे करके हम पता कर पाते हैं कि कितनी वर्षा इस साल में हुई है। अब यहां पर आ जाता है रात्रिकालीन आकाश। जैसा कि आपने देखा होगा कि जिस समय आकाश में बादल नहीं होते हैं उस समय हमें आकाश में तमाम तारों के समूह दिखाई देते हैं। तो तारों के इन समूहों को तारामंडल कहा जाता है। आकाश में जो है हमारे अनेक तारामंडल हैं। इनमें से एक सप्तऋषि मंडल है जिसमें कि 7 तारे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सप्तऋषि मंडल है जिसमें कि आपको 7 तारे देखने को ये मिलते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये 7 तारे हैं। इस तारामंडल के अग्रभाग में 2 तारे हैं जिन्हें संकेतक कहते हैं, और यह सदैव जो है ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। आपने देखा होगा ध्रुव तारा आकाश में हमेशा उत्तर दिशा की ओर चमकता है। ध्रुव तारा अपेक्षाकृत चमकीला तारा है और यह सदैव उत्तर ध्रुव के ऊपर चमकता है। सप्तऋषि मंडल की स्थिति समय समय पर बदलती रहती है, लेकिन ध्रुव तारा जो है सदैव उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर संकेत करता है। तो आपने देखा होगा कई सारे जो बुजुर्ग लोग हैं रात के समय में जब उन्हें दिशा का ज्ञान करना होता है वो ध्रुव तारे का प्रयोग करते हैं। ध्रुव तारे की सहायता से वो दिशा का ज्ञान कर पाते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है। पुराने समय में भी लोग जो है कहीं यात्रा करते थे तो आकाश में ध्रुव तारा या फिर ये सप्तऋषि जो मंडल है इसको देखकर वो यात्रा करते थे। इससे उन्हें ध्रुव तारे की लोकेशन पता चल जाती थी और उस अकॉर्डिंग अपनी दिशा को वो चलते जाते थे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।